हेलो बच्चों, जय हिंद। आज आप लोगों को क्लास 11th के पहला चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बताने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा। एनसीईआरटी में 4 नियम दिया हुआ है, लेकिन एक्चुअल में 5 नियम टोटल होता है, जिसके ऊपर ब्रह्मांड की सारे भौतिक और रासायनिक जो प्रतिक्रियाएं होती हैं वो उस पर बेस्ड होती है। लेकिन जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं वो थोड़ा डिफरेंट होते हैं, वो इस नियम को फॉलो नहीं करते हैं। तो जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है, इसमें 5 नियम कौन कौन से हैं? तो पहला नियम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसको हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान के संरक्षण का सिद्धांत। दूसरा होता है सेकंड लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, इसको बोलते हैं स्थिर अनुपात का नियम। तीसरा नियम होता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, इसको बोलते हैं गुणित अनुपात का नियम। चौथा होता है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, इसको बोलते हैं व्युत्क्रम अनुपात का नियम। और पांचवा होता है लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम ऑफ गैसेज, मतलब गैसीय आयतन का नियम। पहले को दिया था लेवोजियर ने, दूसरा लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को दिया था प्राउस्ट ने, तीसरा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को दिया था डाल्टन ने, चौथा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को दिया था रिचर ने, और पांचवा को दिया था गैलुजैक ने। और इस तरह से ये पांचों नियम के आधार पर ही सारे रिएक्शंस होते हैं। तो सबसे पहला नियम है जिसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हिंदी में द्रव्यमान के संरक्षण का नियम भी बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा जाता है कि चाहे कोई भी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन होता है, रासायनिक प्रतिक्रिया होता है, तो रिएक्शन के पूर्व जो रिएक्टेंट का टोटल मास होता है, अभिकारकों का टोटल जो द्रव्यमान होता है, उसका टोटल जोड़ जो होगा वो रिएक्शन के पश्चात, मतलब केमिकल रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उनके मास के बराबर होता है। सिंपल वे में इसको समझते हैं कि सबसे पहले अगर मान लिया कि अगर सपोज कीजिए कि हम आइस बर्फ लेते हैं और आइस का 180 ग्राम लेते हैं, तो लीजिए 180 ग्राम आइस ले लीजिए, और 180 ग्राम आइस लेने के बाद इसको पूरी तरह से पिघल जाने दीजिए, मेल्ट हो जाने दीजिए। मेल्ट हो जाने के बाद जब ये वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वाटर में कन्वर्ट होने के बाद इसका वेट लीजिएगा, तो वेट आएगा 180 ग्राम। मतलब इस भौतिक परिवर्तन से पूर्व पहले आइस सॉलिड स्टेट में था 180 ग्राम, लेकिन जब मेल्ट हो गया, मेल्ट होने के बाद जब द्रव के फॉर्म में आ गया, वाटर के फॉर्म में आ गया, 180 ग्राम हो गया। दूसरा एग्जांपल एक केमिकल रिएक्शन का लेते हैं। सोडियम क्लोराइड ले रहे हैं, सोडियम क्लोराइड का हम ले रहे हैं 58.5 ग्राम, उसके बाद तौल करके। दूसरा फिर सिल्वर नाइट्रेट का वेट ले रहे हैं 170 ग्राम, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट का वेट ले रहे हैं 170 ग्राम। और इसमें पानी हम ऐसे जनरली लिखते हैं, जो अनलिमिटेड वाटर में मिलाते हैं तो यहाँ पानी लेते हैं, पानी एक्वस लिखते हैं शॉर्ट में। और सपोज करें कि इसका हमने 400 ग्राम लिया है, मिला दिया, दोनों का सॉल्यूशन, दोनों को डाल दिया, दोनों का सॉल्यूशन बन गया। सॉल्यूशन होने के बाद आपस में ये रिएक्शन कर जाएगा, और रिएक्शन करने के बाद देखिएगा व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बन जाएगा सिल्वर क्लोराइड का, और ये प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, और बाकी जो बनेगा वो सॉल्यूशन के अंदर रहेगा। और क्या बनेगा? तो यहाँ बनेगा NaNO3 का एक्वस सॉल्यूशन बनेगा। अब हम लोग रिएक्शन करने के बाद पहले जोड़ दें कि हम लोगों ने टोटल कितना यहाँ मिलाया था। तो टोटल मिलाया था 58.5 प्लस 170 प्लस 400। इसको जोड़ने पर टोटल आएगा, यहाँ पर टोटल अगर हम जोड़ेंगे इसको तो जोड़ने पर आएगा 628 ग्राम, 628.5 ग्राम, 628.5 ग्राम। अब जरा देखते हैं AgCl तो प्रेसिपिटेट आउट हो गया, इसको निकालिए, और निकाल करके और इसका वेट ले लीजिए। इसका वेट आया 143.5 ग्राम। और ये जो एक्वस सॉल्यूशन जो बचा हुआ है इसका भी वेट ले लीजिए, NaNO3 का एक्वस सॉल्यूशन जो बचा हुआ है इसका वेट लेंगे तो ये आएगा 485 ग्राम। 400। अब इन दोनों को भी जोड़ देते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 143.5 प्लस 485, इनको जोड़ेंगे तो आएगा 628.5 ग्राम। तो क्या देख रहे हैं कि रिएक्शन से पहले जो रिएक्टेंट का टोटल मास था, प्रोडक्ट के बनने के बाद जो मास आया, ये मास दोनों बराबर हो गया, रिएक्टेंट का मास इक्वल टू प्रोडक्ट का मास। तो ये नियम द्रव्यमान के संरक्षण का नियम या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का जो नियम है, ये बतलाता है कि रिएक्शन से पहले जो रिएक्टेंट का टोटल मास होगा, रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट के मास के बराबर हो जाएगा। अब आते हैं दूसरे नियम के आधार पर। दूसरा नियम होता है जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन या लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। इसको प्राउस्ट ने दिया था, और पहले नियम को लेवोजियर ने दिया था, दूसरा नियम को प्राउस्ट ने दिया था। इस नियम को बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन या लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन या लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन क्या होता है? लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन को समझते हैं ऐसे कि अगर मान लिया कि हम CO2 को लें, तो CO2 को हम कोई भी सोर्स से ले सकते हैं, किसी भी सोर्स से या किसी भी तरह। सपोज करें सोर्स, इसको लेने का अलग अलग हम जगह से सोर्स से लिए। कौन कौन से? हम लोगों ने CO2 जाकर कलेक्ट किया वोल्केनो से, या इसको कलेक्ट किया कार्बन
और इसको वोल्केनो से किया, इसके बाद CaCO2 को एटमॉस्फेयर से कलेक्ट किया, इस समय जो वोल्केनो से जो CO2 किया या एटमॉस्फेयर से जो CO2 किया, तो इसमें कार्बन दोनों के कंडीशन में जो CO2 मिलेगा उसको अगर हम एनालिसिस करेंगे तो कार्बन 12 ग्राम और ऑक्सीजन 32 ग्राम, मतलब इसका जो द्रव्यमान के हिसाब से या भार के हिसाब से जो कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो आएगा वो रेशियो आएगा 12:32, मतलब 3:8 बाई मास या बाई वेट आएगा। अब हम एक और तरीका, इसको अलग अलग तरह से बनाते भी हैं, बनाएंगे। CaCO3 को लेकर के CaCO3 को लेकर के और इसको हीट किए, हीट करने के बाद जो CO2 बना डिकम्पोज होने के बाद और CaO बना, इसको लिए। यहाँ कार्बन का मास CO2 में कार्बन का जो मास लेंगे 12 ग्राम और ऑक्सीजन का मास लेंगे तो 32 ग्राम। तो यहाँ पर भी देखते हैं तो दोनों का रेशियो आएगा, कार्बन ऑक्सीजन का रेशियो आएगा 3:8, कार्बन एंड ऑक्सीजन का रेशियो। या एक तरीका और है कि CaCO3 मार्बल का फॉर्मूला भी होता है CaCO3, इसको लेकर के HCl से रिएक्शन कराते हैं, 2HCl रिएक्शन करने के बाद बनेगा CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। यहां भी कार्बन का देखते हैं, जो कार्बन CO2 बना तो कार्बन और ऑक्सीजन का मास का रेशियो देखें क्या आ रहा है। तो कार्बन का मास है 12 ग्राम और ऑक्सीजन का मास इसमें है 32 ग्राम, मतलब यहाँ रेशियो आएगा 3:8। तो क्या मतलब, कहने का मतलब कोई भी यौगिक या कोई भी कंपाउंड जब हम लें, चाहे वो अलग अलग स्रोत से लें या डिफरेंट तरह से बनाए, डिफरेंट मेथड से प्रिपेयर करें उसको, ऑलवेज उसके जो कंपोनेंट एलिमेंट्स हैं, उसके जो तत्व हैं जो उनको बना रहे हैं, उनका जो मास रेशियो होगा वो ऑलवेज फिक्स ही होगा। ऐसा नहीं कि अब वोल्केनो से CO2 लिए हैं तो अलग होगा, एटमॉस्फेयर से CO2 लिए हैं तो अलग होगा, जो हम सांस छोड़ रहे हैं उसमें जो CO2 आ रहा है उसमें अलग होगा, ऐसा नहीं होगा। वो चाहे कोई भी सोर्स से लेंगे CO2 तो कार्बन का और ऑक्सीजन का उसके अंदर जो मास होगा उसका रेशियो तो फिक्स ही होगा। अब रहा बात की बनाने का तरीका, अलग अलग तरह से बनाए भी CO2 और सब हर बार में CO2 को हम लोगों ने दिया तो देखा इसके अंदर में CO2 के अंदर में जो कार्बन ऑक्सीजन का मास है उसका रेशियो 3:8, 3 और 8 के अनुपात में है, 3 और 8 के अनुपात में है यहाँ पर। इसका मतलब ये नियम कहता है कि अगर कोई भी कंपाउंड चाहे वो किसी भी सोर्स से लिया जाए या किसी भी मेथड से बनाया जाए, ऑलवेज उसके कंपोनेंट एलिमेंट्स के जो मास रेशियो होगा वो एकदम कांस्टेंट होगा, वो फिक्स होगा। अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं, थर्ड में, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, इसको बोलते हैं गुणित अनुपात का नियम। ये नियम थोड़ा सा बाकी दो नियम के हिसाब से थोड़ा सा समझने में ध्यान दीजिए, लगाइएगा इसको। अब कह रहा है कि अगर मान लिया कि दो अलग अलग एलिमेंट है और दो एलिमेंट मिलकर करके एक से ज्यादा कंपाउंड बना सकते हैं। अगर एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं तो ठीक है, जैसे कार्बन है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड ही बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड ही बनाता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर करके वाटर भी बनाता है H2O, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी बनाता है H2O2 बनाता है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिलकर के बहुत वेराइटी ऑफ द ऑक्साइड्स बनाते हैं, N2O, NO2, NO नाइट्रिक ऑक्साइड, N2O5 नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, से बहुत सारे ऑक्साइड बनाते हैं। अब कहता है क्या कि अगर मान लिया इस दोनों एलिमेंट्स में से किसी एक एलिमेंट के मास को अगर फिक्स कर दें तो उसके मास के हिसाब से अगर दूसरा जो एलिमेंट है उसे रिएक्शन कर रहा है तो रिएक्शन करते समय जो दूसरे एलिमेंट का जो मास होगा वो मास उनके मास में डिफरेंट यौगिक्स के अंदर, डिफरेंट कंपाउंड्स के अंदर जो उनका मास होगा दूसरे एलिमेंट का जो मास होगा जो कि पहले एलिमेंट के फिक्स मास से रिएक्शन कर रहा है, एक सिंपल रेशियो में रहेगा। चलिए इसको समझते हैं। इसको यहाँ पर तो समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं कार्बन और ऑक्सीजन का। कार्बन और ऑक्सीजन मिल करके हम जानते हैं कि दो कंपाउंड बना रहे हैं। कार्बन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करके दो कंपाउंड बना रहे हैं। एक बना रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरा बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए देखिएगा, यहां देखें कार्बन का मास है 12 ग्राम लिख दिए और ऑक्सीजन का मास है 16 ग्राम। और यहां देखिए इसमें CO2 में देखिएगा कार्बन का मास है 12 ग्राम और ऑक्सीजन का मास है 32 ग्राम। अब यहां जरा देखिए कार्बन का मास को हम फिक्स कर दिए 12 ग्राम फिक्स कर दिए। अब ये 16 ग्राम, इस 12 ग्राम से यहाँ 16 ग्राम रिएक्शन किया है ऑक्सीजन, यहाँ 12 ग्राम से 32 ग्राम। अब पहले कंपाउंड में कार्बन मोनोऑक्साइड में और इसमें दोनों में रेशियो देखें, ऑक्सीजन का रेशियो ऑफ ऑक्सीजन इन कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड कितना है 16:32, 32 16 इंटू 32 और इसको करेंगे अगर सॉल्व तो हो जाएगा 1:2। ये रेशियो आया 1:2। इससे सिंपल रेशियो में आता है। ये कहता है कि अगर दो एलिमेंट आपस में कंबाइन कर करके दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं तो ऑलवेज अगर एक एलिमेंट का मास को हम फिक्स कर दें और इसके साथ जो दूसरा एलिमेंट रिएक्शन कर रहा है उसके मास का रेशियो लें, इसके मास में सरल अनुपात मिलता है, एक सिंपल रेशियो मिलता है। एक और एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए। सपोज करें नाइट्रोजन लें और ऑक्सीजन लें, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके बनाते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। इसमें नाइट्रोजन का मास होता है 28 ग्राम, दूसरा होता है NO2,
यहाँ पर ऑक्सीजन का 32 ग्राम और नाइट्रोजन का मास है 14 ग्राम 14 ग्राम। तीसरा होता है थर्ड NO, यहाँ पर नाइट्रोजन का मास है 14 ग्राम और ऑक्सीजन का मास है 16 ग्राम। अब इसमें देखें और भी बताते हैं N2O3, N2O5, N2O4, बहुत सारे ऑक्साइड्स बनाते हैं। हम ये तीन ही को लेकर के देखते हैं यहाँ पर। लेकिन सबसे पहला हमको किसी एक एलिमेंट के मास को फिक्स करना पड़ेगा। जैसे मान लिया हम नाइट्रोजन के मास को कर दिया, यहाँ 14 ग्राम है, यहाँ भी 14 ग्राम है, यहाँ 28 ग्राम है। चलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये 28 ग्राम हो गया। इसको भी तब 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि 14 ग्राम से 32 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्शन कर रहा है, तो 28 ग्राम से रिएक्शन करेगा 64 ग्राम। इसी तरह से इसको भी 28 कर दिया, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये भी हो गया 28 ग्राम। इसको भी तब 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 32 ग्राम। अब हम देखते हैं इनमें रेशियो। इसका रेशियो यहाँ पर तो हम सबको फिक्स कर दिए, नाइट्रोजन का 28 ग्राम 28 ग्राम 28 ग्राम कर दिए। अब यहाँ पर ऑक्सीजन देखें 16 ग्राम है, 64 ग्राम है और 32 ग्राम है, तो ऑक्सीजन का रेशियो 16:64:32। 16, 64 और 32, 16 से डिवाइड करें अगर तो 1:4:2, मतलब एक सिंपल रेशियो आया 1:4:2। मतलब अगर दो एलिमेंट, दो तत्व आपस में कंबाइन करके दो या दो से ज्यादा कंपाउंड अगर बनाते हैं, तो उसमें अगर एक एलिमेंट के मास को हम फिक्स कर दें तो दूसरे एलिमेंट का जो मास होता है उनके मास में एक सिंपल रेशियो आता है। यही कहता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन या गुणित अनुपात का नियम। अब आते हैं हम लोग चौथे नियम पर। चौथा नियम होता है फर्स्ट लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, जिसको बोलते हैं व्युत्क्रम अनुपात का नियम। इसको दिया था रिचर ने, और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को दिया था, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को दिया था डाल्टन ने, और इसको दिया था रिचर ने। ये क्या है, ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसको समझाते हैं। चलिए दो एलिमेंट हम लेते हैं, दो एलिमेंट लेते हैं हम यहाँ पर। सपोज करें एक ले रहे हैं कार्बन और दूसरा ले रहे हैं हाइड्रोजन, दो एलिमेंट कार्बन और हाइड्रोजन, और इसको एक ऑक्सीजन के फिक्स मास से, कोई मास फिक्स कर देते हैं। जैसे मास मान लिया फिक्स कर दिए 32 ग्राम, ऑक्सीजन का मास हम लोग फिक्स कर दिए 32 ग्राम, और इसको लेकर के कार्बन के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन कराए, बन गया CO2 गैस। कार्बन का मास यहाँ पर हो गया 12 ग्राम और ऑक्सीजन का मास हो गया 32 ग्राम, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास आपस में रिएक्शन कराए, H2O बना। यहाँ हाइड्रोजन का मास है 2 ग्राम और ऑक्सीजन का मास है 16 ग्राम। लेकिन हमने क्या बोला कि तीसरा जो एलिमेंट से रिएक्शन कराए उसका फिक्स मास करेंगे। तो ये तो 32 ग्राम है, लेकिन इसको भी 32 ग्राम, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको भी हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हो गया 32 ग्राम, तो ये भी हो गया 4 ग्राम हो गया। अब हम यहाँ पर ये फिक्स हो गया, ऑक्सीजन का मास फिक्स है। अब हम कार्बन का और हाइड्रोजन का मास यहाँ ले रहे हैं, कितना हो रहा है, कार्बन का मास 12 और हाइड्रोजन का मास हो गया 4, ये हो गया 3:1 रेशियो। अब हम क्या देखते हैं, ये जब दोनों आपस में रिएक्शन कर रहा है तो क्या हो रहा है, तो दोनों आपस में रिएक्शन करके बना रहा है CH4। यहाँ कार्बन का मास है 12 ग्राम और हाइड्रोजन का मास है 4 ग्राम। अब इनका रेशियो कार्बन और हाइड्रोजन का मास का यहाँ रेशियो लेते हैं 12:4, तो ये आता है 3:1। तो देख रहे हैं क्या, ये दोनों रेशियो आपस में बराबर हो गया, इक्वल रेशियो हो गया, इक्वल। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं, एक और एग्जाम्पल यहाँ पे ले रहे हैं। सेकंड एग्जाम्पल, सपोज करें कि हम लोग इसको मिटा रहे हैं, यहाँ देखें रेशियो इक्वल आया। अब हम इस बार ले रहे हैं दूसरा एग्जाम्पल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दो एलिमेंट ले रहे हैं, हाइड्रोजन ले रहे हैं और ऑक्सीजन ले रहे हैं, और इसको सल्फर के 32 ग्राम से रिएक्शन करें। ये मास फिक्स कर दिए, ये करेगा रिएक्शन, तो बनता है H2S। यहाँ हाइड्रोजन का मास है 2 ग्राम, सल्फर का मास है 32 ग्राम, ठीक है, ये तो आया फिक्स हो गया। ऑक्सीजन और सल्फर से रिएक्शन होता है तो बनता है SO2, सल्फर का मास है 32 ग्राम और ऑक्सीजन का मास है 32 ग्राम। तो यहाँ सल्फर का मास, दोनों में सल्फर का मास हमने दोनों में फिक्स रखा है। यहाँ भी सल्फर का मास है 32 ग्राम और यहाँ ऑक्सीजन का मास है 32 ग्राम। अब यहाँ जब देखें रिएक्शन, ये जब आपस में रिएक्शन करेंगे बाद में देखें, पहले ये लोग एक तीसरे एलिमेंट के फिक्स मास से रिएक्शन किए, उस समय क्या है रेशियो, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का। तो हाइड्रोजन का रेशियो है, का मास है 2 और 32 है, यह मतलब ये आया 1:16 इसका रेशियो है। अब ये दोनों को जब आपस में रिएक्शन कराते हैं, दोनों एलिमेंट को जब आपस में रिएक्शन कराते हैं तो देखते हैं क्या बनता है। ये दोनों को रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा H2O। यहाँ हाइड्रोजन का मास है 2 ग्राम और ऑक्सीजन का मास है 32 ग्राम, 16 ग्राम, 16 ग्राम। अब यहाँ रेशियो देखें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो देखें, तो हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का रेशियो 2:16 मतलब 1:8। तो इस तरह से क्या होता है, देख रहे हैं कि यहाँ पर 2:16 1:2। अब ये दोनों में हम ज्यादा रिलेशन देखें तो देख रहे हैं इस रेशियो से ये रेशियो डबल है। कैसे, तो 1:8 को अगर हम 1:16 से डिवाइड करें तो डिवाइड करेंगे तो 1/8 × 16/1 मतलब 2:1। मतलब इस बार जो रिएक्शन हुआ हाइड्रोजन ऑक्सीजन का आपस में, तो वो रेशियो जो पहले वाले रेशियो से उसका डबल आया। तो ये नियम क्या कहता है, लॉ ऑफ केमिकल, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या बोलता है, कहता है कि अगर दो एलिमेंट A और B किसी तीसरे एलिमेंट C के फिक्स मास से जब रिएक्शन करते हैं उस समय उनका जो मास रेशियो होता है या तो बराबर होगा या
सर सिंपल मल्टीपल होगा जब वो आपस में रिएक्शन कर करके कंपाउंड बनाएगा। फिर से बोल देते हैं, जब दो एलिमेंट ए और बी किसी तीसरे एलिमेंट सी के फिक्स मास से जब रिएक्शन करता है, उस समय उनका जो मास रेशियो होगा, वो मास रेशियो या तो बराबर होगा या सिंपल मल्टीपल होगा उस मास के, जब वो दोनों एलिमेंट आपस में रिएक्शन करके कंपाउंड बनाएगा। तो क्या बोले, या तो सिंपल, या पहला एग्जांपल ये थे उसमें इक्वल आ रहा था, या तो बराबर होगा, बोले थे इक्वल होगा, या सिंपल मल्टीपल होगा, जैसे इसमें दिखाया सिंपल डबल हुआ, ये रेशियो जो आया वो पहले वाले रेशियो का डबल हो गया। ये हो गया चौथा नियम। और लास्ट और अंतिम पांचवा नियम होता है, फिफ्थ नियम होता है, जिसको बोलते हैं गैलुजेक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम ऑफ गैसेज। तो गैलुजेक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम ऑफ गैसेज में कहता है, गैलुजेक कहते हैं कि अगर मान लिया कि कोई रिएक्टेंट गैसेज है, रिएक्टेंट, तो जब वो आपस में रिएक्शन करते हैं तो उनका जो वॉल्यूम रेशियो होता है, सिंपल रेशियो बाई वॉल्यूम, वो कंबाइन करते हैं। और सपोज करें कि प्रोडक्ट जो बनाए वो भी अगर गैस के फॉर्म में है, तो कहता है कि सारे रिएक्टेंट गैसेज और जो प्रोडक्ट गैस होगा उनका जो वॉल्यूम रेशियो होगा एक सिंपल रेशियो में रहेगा। चलिए देखते हैं इसको। लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम ऑफ गैसेज गिवन बाय गैलुजेक। गैलुजेक ने कहा जो बात, उसको देखते हैं। नाइट्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस गिव्स 2NH3 गैस। यहां पर वॉल्यूम के हिसाब से जब देखेंगे, यहां पर देखिएगा 1 3 2। ये कहता है कि जो आप यहां देख रहे हैं इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से बोलते हैं। नाइट्रोजन का 1 मोल, 3 मोल, 2 मोल ऐसे बोल सकते हैं। तो वॉल्यूम के हिसाब से बोलता है कि अगर इसका हम 1 लीटर लेंगे तो ये इसका 3 लीटर लेना पड़ेगा, और जब ये आपस में रिएक्शन करेगा तो 2 लीटर बनेगा। ठीक है, अगर हम इसका 10 लीटर लेंगे तो इसका 30 लीटर लेना पड़ेगा, ये 20 लीटर बनेगा। मतलब वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन और वॉल्यूम ऑफ अमोनिया, ये तीनों में एक सिंपल रेशियो आएगा 1:3:2। कहीं पर भी पूरे ब्रह्मांड में कहीं पर भी रिएक्शन कराइएगा तो बाई वॉल्यूम टेम्परेचर और प्रेशर दोनों कंडीशन में सेम होना चाहिए, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो क्या बोलता है ये नियम? लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम ऑफ गैसेज कहता है कि अगर कोई भी गैसियस रिएक्शन हो जिसमें रिएक्टेंट भी गैसेज है, प्रोडक्ट भी गैस हो रहा है, तो उस समय रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो वॉल्यूम होगा उस वॉल्यूम एक सिंपल रेशियो आएगा। ये होता है लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम ऑफ गैसेज। हमको लगता है बच्चों समझ में आ गया होगा। अगर कुछ आपको नहीं समझ में आया या कुछ और आप चाहते हैं जानना तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं। हम ये नहीं बोलेंगे कि आप इसको सब्सक्राइब कीजिए या इसको लाइक कीजिए, बस आप समझते जाइए। दैट्स ऑल। थैंक यू।